हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो कई सारी समस्याएं आपके सामने आती हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही होगी, आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी, एग्ज़ाम नज़दीक हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनको न्यूमेरिकल्स लगाने नहीं आते। उसकी कई वजह हो सकती है। उसकी मेन वजह ये है कि जब हम न्यूमेरिकल को पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या चीज़ें ज्ञात करनी हैं, वो ट्रेस आउट करनी है, और उनके बीच में एक संबंध होता है जिसको सूत्र कहते हैं। वो सूत्र अगर जानकारी है उस सूत्र की तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर जाओगे। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा ट्रिकी होते हैं, जिनमें थोड़ा ट्रिक लगानी पड़ती है या सोचना पड़ता है। नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, सीधे अगर आपको फॉर्मूला पता है उसका तो आप उसको कर जाओगे। इसी से रिलेटेड मैं बताऊंगा कि आपको किन किन सूत्रों पर ध्यान देना है। कॉपी पेन आपका अपना लेकर के बैठ जाएं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा थोड़ा कंटेंट आपको मैं दूंगा, लेकिन इसको लिख ज़रूर लेना। तो जैसे शुरू कर रहे हैं, पहला है कूलाम का नियम। F इक्वल्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R, कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो कि एक दूसरे से R दूरी पर है। फिर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E इक्वल्स होता है F अपॉन Q, जहाँ F फोर्स है, Q आवेश है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। कोई आवेश है, उससे R दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, उसका फॉर्मूला है ये। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? जब दो एक क्वांटिटी वाले और अपोजिट सिग्न वाले यानी प्लस और माइनस एक से आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर रखे जाते हैं तो उनका जो आघूर्ण होता है P इक्वल्स होता है Q इंटू 12 या Q इंटू इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, उसका गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगा बल युग्म, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया गया है, और रखने के बाद उसको थीटा कोण पर अगर रखा है तो उस पर एक बल युग्म लगेगा। टो इक्वल्स होता है P क्रॉस E इन वेक्टर फॉर्म, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो टो इक्वल्स आ जाएगा PE साइन थीटा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो केस होते हैं इसमें। अक्षीय स्थिति में E इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R क्यूब। निरक्षीय स्थिति में E इक्वल्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R की पावर 3। गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी भी सरफेस से बद्ध फ्लक्स जो होता है फाई E इक्वल्स होता है 1/एप्सिलॉन 0 और समेशन ऑफ Q। उस पृष्ठ पर कितना आवेश है, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 होता है। इसको सूत्र फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अनंत लंबाई के आवेशित तार के पास, कोई अनंत लंबाई का तार है और उसके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R दूरी पर वो रखा था, जहाँ लैम्डा इक्वल्स होता है Q अपॉन L, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा इक्वल्स Q अपॉन L। फिर है अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई अनंत विस्तार की कैसी चादर है, आवेशित चादर, तो उसके लिए E इक्वल्स होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जहाँ सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, यानी कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व या क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व। फिर है आवेशित चालक प्लेट के निकट, ये चादर थी, ये प्लेट के निकट जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V इक्वल्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव जैसे यहाँ अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में था, ऐसे ही यहाँ अक्षीय स्थिति में होगा V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर, और निरक्षीय स्थिति में होता है V इक्वल्स 0।
इसी तरह से फिर है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो E इक्वल्स होता है -dV/dr, यानी कि लंबाई के साथ जो विभव पतन की दर होती है वो होती है -dV/dr, और E हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत विभव तथा गतिज ऊर्जा में संबंध K इक्वल्स आता है Q इंटू बी, और इलेक्ट्रॉन के केस में इसको इक्वल्स EV भी लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। दो आवेशों के निकाय में जो वैद्युत ऊर्जा होगी वो होती है ये। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। मानिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उसमें वैद्युत द्विध्रुव है, इसको थीटा कोण से घुमा दिया जाता है, तो जो कार्य होगा घुमाने में वो होगा W इक्वल्स PE1 - cos थीटा। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, किसी वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है U इक्वल्स होती है -PE cos थीटा। विलगित गोलीय चालक, ये चालक है यानी कि सिंगल तार की बात हो रही है। चालक की धारिता होती है C इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। चालक को इस तरह से अगर मोड़ दिया गया है और इसका त्रिज्या R है तो धारिता हो जाएगी C इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है ये है जब इसके बीच में जो पदार्थ है पूरी तरह से भरा हुआ होगा तो धारिता C इक्वल्स आ जाएगी K एप्सिलॉन 0 A/D, जहाँ A इन प्लेटों का क्षेत्रफल है, D प्लेटों के बीच की दूरी है। आंशिक रूप से भरे, जिसमें परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है, उस संधारित्र की धारिता C इक्वल्स होती है एप्सिलॉन 0 A/D - T प्लस T/K। आंशिक का मतलब है दोनों के बीच का सेपरेशन D था, एक पट्टी इसमें T मोटाई की रख दी जिसका परावैद्युतांक K है, तब इसकी धारिता इतनी हो जाएगी। गोलीय संधारित्र की धारिता, जैसे ही चालक था, अगर चालक के चारों तरफ एक चालक और ले लिया जाए तो दो चालक एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। उसकी जो धारिता होगी, एक की त्रिज्या मान लिया A है, एक की त्रिज्या B है, तो उसकी धारिता हो जाएगी C इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन 0 K AB/B - A। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों को दो तरह से जोड़ा जा सकता है। श्रेणी क्रम में जो इनका तुल्य धारिता होगी 1/C इक्वल्स आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू जहाँ तक भी जितने भी संधारित्र हैं अपूर्ण, इस तरह से लिखेंगे। समांतर क्रम में C इक्वल्स आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, सीधे सीधे जोड़ लिए जाते हैं। संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसके 3 सूत्र होते हैं। कोई सा भी सूत्र डायरेक्ट अप्लाई करके आप न्यूमेरिकल करेंगे। U इक्वल्स हाफ CV², U इक्वल्स हाफ Q²/C एंड U इक्वल्स हाफ Q इंटू V। आवेशी संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेईई मेंस में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में कई बार पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो स्मॉल u इक्वल्स होता है हाफ K एप्सिलॉन 0 E² या हाफ एप्सिलॉन 0 E², जहाँ जो E है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये है एप्सिलॉन 0 होता है वायु की वैद्युशीलता या निर्वात की वैद्युशीलता। इसके बाद आता है अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। I बराबर होता है NEA/BD, जहाँ BD अनुगमन वेग है, ये चालक का क्षेत्रफल है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, A इसके I के अपोन में आ जाएगा, तो I/J बराबर होता है I/A, जो धारा घनत्व होता है। तो A/में आया, J इक्वल्स आ जाएगा NEBD, A/में आ जाएगा। तो अनुगमन वेग और धारा में संबंध हो जाएगा J इक्वल्स NEBD। अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध, अनुगमन वेग VD इक्वल्स होता है EV/μ/ml। मान लिया कोई चालक है जिसका मास m है, लंबाई l है और टो जो है ये है श्रांति काल।
क्रांति काल होता है किन्हीं भी लगातार दो टक्करों के बीच का औसत समय। V वोल्टेज है तो VD इक्वल्स आ जाएगा, VD है अनुगमन वेग, VD इक्वल्स E इंटू V इंटू टो अपॉन ml। आवेश वाहक की गतिशीलता, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है यहाँ से। म्यू इक्वल्स होता है BD अपॉन E, जहाँ BD अनुगमन वेग है और E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल्स होता है RA अपॉन L किस और या फिर होता है E अपॉन J। तो R है किसी भी चालक का प्रतिरोध, A उसकी मोटाई का क्षेत्रफल है, L उसकी लंबाई है और ये किसी भी धातु के लिए कांस्टेंट होता है। मान लिया एल्यूमिनियम का बहुत मोटा तार है, बारीक तार है, लंबा तार है, छोटा तार है, लेकिन अगर एक ही धातु का तार है तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा सेम मेटल के लिए। विशिष्ट चालक का इस चालकता जो होती है विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम होती है, यानी सिग्मा इक्वल्स 1/रो। वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा, किसी भी वैद्युत परिपथ में जो व्यय होती है ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, वो होती है W बराबर QV। या V को लिख सकते हैं, Q को लिख सकते हैं IT, V को लिख सकते हैं IR, तो I स्क्वायर RT, या इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। वैद्युत शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटे समय W अपॉन T। इससे ये तीन फॉर्मूले फिर बना लेंगे P के लिए। किसी वैद्युत सेल के लिए, कोई वैद्युत सेल क्या है, किसी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो वैद्युत सेल जैसे मान लिया ये है, इसमें घोल भरा हुआ है और इसका ये है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल सेल पर वो मान होता है जो उसका स्टैंडर्ड, जैसे मान लिया 4 वोल्ट की बैटरी है, 8 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है, 1.5 वोल्ट की है, तो वो उसका ई दिया होता है। उसके बाहर जैसे कोई लोड लगाते हैं तो उस लोड का रेजिस्टेंस हो जाता है कैपिटल R। तो जब इसमें आयंस मूव करते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर, तो ये जो घोल इसमें भरा हुआ है, सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है, वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जो रेजिस्टेंस कहलाता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध। तो इस तरह से सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, सेल का विद्युत वाहक बल E कैपिटल R और सेल द्वारा जो धारा प्रवाहित हो रही है उनमें एक संबंध होता है E इक्वल्स I अपॉन R प्लस स्मॉल r। अगर ये सेल किसी लोड से लगा दिया गया है तो लोड का रेजिस्टेंस, लोड के सिरों के बीच का जो विभवांतर वो होता है, विभवांतर होता है V। तो E V I और R में संबंध हो जाएगा E इक्वल्स V माइनस I स्मॉल r। सेलों को तीन तरह से जोड़ा जा सकता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में। मान लिया n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो उसके द्वारा जो धारा प्राप्त होगी I इक्वल्स हो जाएगा NE अपॉन R प्लस N स्मॉल r। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अप टू n तक अगर जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में एक के बाद एक, तो इस तरह से जो धारा आएगी ये आ जाएगी। समांतर क्रम में n सेल जोड़ रहे हैं, मान लिया एक ऊपर फिर नीचे फिर ऐसे ऐसे, और सबके पहले सिरे एक पर, दूसरे सिरे दूसरे पर हैं, तो वो क्रम कहलाता है समांतर क्रम। उस केस में जो धारा आएगी I इक्वल्स आ जाएगी NE अपॉन N कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब मिश्रित क्रम में क्या होता है कि मान लिया n सेल तो ऐसे जोड़ दिए, एक के बाद 2 3 4 5 अप टू n, और इसी तरह से जो उसकी जो पंक्ति बनी, m बन गई पंक्ति, n सेल की m पंक्ति बन गई, तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा मिश्रित, उसमें श्रेणी भी हो गई और समांतर भी हो गई। उस तरह से जो धारा प्राप्त होगी उस कॉम्बिनेशन से वो आएगी I इक्वल्स MNE अपॉन MR प्लस NR। इसके बाद आता है व्हीटस्टोन सेतु के लिए। कोई व्हीटस्टोन सेतु का मतलब है कि किसी भी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ये एक विधि यूज की गई, जो कि इसमें क्या होता है, 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं, एक अज्ञात होता है, और इस तरह से इसका चित्र बनता है। और संतुलन की स्थिति में, संतुलन कब होता है, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, नल पॉइंट आ जाए। तो इस संतुलन की स्थिति में
जो एडजेसेंट भुजाओं के प्रतिरोध होते हैं, आसन भुजाओं के जो प्रतिरोध होते हैं, उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो P अपॉन Q बराबर होता है R/S। इसमें अगर ये तीन नॉन हैं तो S को क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। मीटर सेतु होता है, ये बना रखा है मैंने। तो मीटर सेतु में दो L शेप की पत्ती होती है एल्यूमिनियम की, एक सीधी पत्ती होती है, और इन दोनों पत्तियों को 1 मीटर के तार, 1 मीटर लंबाई या 100 सेंटीमीटर लंबाई के तार से जोड़ दिया जाता है। बीच वाले सेक्शन को गैल्वानोमीटर के थ्रू एक जोकी से जोड़ दिया जाता है, और इस पॉइंट को इस तरह से जोकी को इस तार पर लगाकर चलते हैं। जिस बिंदु पर एक नल पॉइंट प्राप्त हो जाता है, यानी गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन या विक्षेप 0 आ जाए, वो यहाँ से L मान लेते हैं, और बचा हुआ हो जाएगा 100 माइनस L। इसकी कंपेयर कर देंगे P/Q बराबर R/S से। तो व्हीटस्टोन सेतु, जो मीटर सेतु है, वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। इस तरह से ये जो तार है, इस तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है S का। तो सूत्र हो जाएगा इसका मीटर सेतु के लिए S इक्वल्स 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। अब विभव मापी के लिए, विभव मापी के द्वारा भी दो सिरों के बीच, किसी भी तार के दो सिरों के बीच विभवांतर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो विभव मापी के लिए दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की जो तुलना होती है वो होती है E1/E2 बराबर L1/L2। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R इक्वल्स होता है E अपॉन B माइनस 1 इंटू कैपिटल R। प्रतिरोधों को भी दो तरह से जोड़ा जा सकता है, श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ दिए जाते हैं, और समांतर क्रम में 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह से ये 3 चैप्टर के सूत्र कवर हो गए हैं। इनको अच्छे से लिख लेंगे, याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, और नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनके सूत्र भी मैं जल्दी आपको दूंगा। मैं लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि आपका बहुत ही कीमती समय है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कम समय में आपको पूरा निचोड़ करके दे रहा हूं। अब जो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन है आप आसानी से कर जाओगे, जो सूत्र पर आधारित हैं। जो कहीं जिसमें कुछ थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ता है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं फिर लेकर आऊँगा। उनमें कहाँ क्या करना होता है अलग से वो मैं बताऊँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।